नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा, घर में कैद हुए लोग। गोरखपुर जनता दरबार में दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद, बोले हर किसी को मिलेगी मदद और न्याय। सोनिया गांधी का आह्वान, लोकतंत्र व समाज के लिए कांग्रेस का पुनरुद्धार जरूरी, पार्टी में एकता के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संजय राउत की संपत्ति कुर्क, 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने की कार्रवाई। और इमरान खान को याद आ रहा है भारत, 30 मिनट में 7 बार भारत का नाम लिया, पाकिस्तान की 3 टुकड़े होने का जिक्र भी कर डाला। चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां 27 से अधिक प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,412 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केस दर्ज किए गए हैं। देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिससे लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की कोरोना जांच के लिए सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि शहर में 28 मार्च को 2 चरणों के लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, शहर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। विदेशों को निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई भी रोक दी गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शंघाई के किसी भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कराने की जगह तक नहीं बची है। इसके बावजूद चीन का दावा है कि शंघाई में कोरोना संक्रमण से अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनी। मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश भी कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाके के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश भी दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने ना पाए। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी सोमवार देर शाम को ही गोरखपुर आ गए थे। मंगलवार सुबह हमेशा की तरह तड़के अपने आवास से निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका दर्शन पूजन भी किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ के समाधि स्थल पर जाकर शीश भी नवाया। लगातार हार के कारण आंतरिक विरोध से जूझ रही कांग्रेस में प्राण फूंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हर संभव उपाय करने का वादा किया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पुनरुद्धार सिर्फ हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र व समाज के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस संगठन में हर स्तर पर एकता सर्वोपरि है और इसके लिए मैं जो भी जरूरी है वह सब करने के लिए तैयार हूँ। सीपीपी की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की और इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संसद के दोनों सदनों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी भाजपा को सदियों से हमारे विविध समाज को बनाए रखने और समृद्ध करने वाले सौहार्द और सद्भाव के बंधन को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा राज्यों में राजनीतिक विमर्श का नियत हिस्सा रहा है। वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। सोनिया गांधी ने बैठक में यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए आगे की राह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसमें हमारे लचीलेपन की भावना की कड़ी की परीक्षा होगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई सीपीपी की बैठक में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के
अलीबाग स्थित आर्ट प्लाट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अधिनियम के तहत जमीन के टुकड़े और फ्लैट को फ्रीज करने के लिए एक अस्थायी कुर्क के आदेश जारी किए हैं। यह कुर्की मुंबई में एक चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था और बाद में चार्जशीट में भी दाखिल की थी। एजेंसी ने पिछले साल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के साथ उनके कथित संबंधों के संबंध में भी पूछताछ की थी। पाकिस्तान में इमरान खान के हाथों से सत्ता जा चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर भले ही वोटिंग नहीं हुई, लेकिन इमरान को दोबारा चुनाव कराने के लिए विपक्ष ने मजबूर कर दिया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट जो भी फैसला देगा उसी पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होंगे। राजनीतिक संकट के बीच इमरान खान का एक नया इंटरव्यू सामने आया है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इमरान ने 30 मिनट के अंदर 7 बार भारत का नाम लिया और भारत की तारीफ की। इमरान ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का भी डर जताया। इमरान को डर है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। इसका जिक्र भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि मैं एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना रहा हूं, इसके खिलाफ लोग साजिश रच रहे हैं। सारे मुसलमान देश देख लें, एक एक मुल्क जिनके पास तगड़ी फौज थी उन्हें कमजोर किया गया। इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, जिनकी भी आजाद फॉरेन पॉलिसी थी, उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अब यही हमारे साथ करने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारी मजबूत फौज ना हो तो दुश्मन देश के 3 टुकड़े कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा, घर में कैद हुए लोग। गोरखपुर जनता दरबार में दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद, बोले हर किसी को मिलेगी मदद और न्याय। सोनिया गांधी का आह्वान, लोकतंत्र व समाज के लिए कांग्रेस का पुनरुद्धार जरूरी, पार्टी में एकता के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संजय राउत की संपत्ति कुर्क, 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने की कार्रवाई। और इमरान खान को याद आ रहा है भारत, 30 मिनट में 7 बार भारत का नाम लिया। पाकिस्तान की 3 टुकड़े होने का जिक्र भी कर डाला। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विशेषकर चीन और यूरोप के कई हिस्सों में रोजाना मामलों में तेज उछाल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इन देशों में अधिकतर मामले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के कारण सामने आ रहे हैं, जिसे ओमिक्रॉन के मूल वेरिएंट से अधिक संक्रामक माना जा रहा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने हालिया रिपोर्ट में कोरोना के एक नए उभरते हुए खतरे XE वेरिएंट को लेकर लोगों को सचेत किया है। प्रारंभिक अध्ययनों में इसे अब तक का सबसे संक्रामक कोरोना वेरिएंट माना जा रहा है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूके के कई हिस्सों में इस बेहद संक्रामक वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह स्टील ओमिक्रॉन से भी 10 गुना अधिक संक्रामक हो सकता है। सभी देशों को कोरोना को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तेजी से इसके फैलने की प्रकृति दिखाई गई है, यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। XE वेरिएंट के कुछ बारे में वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले तथ्य सामने करे हैं। WHO की रिपोर्ट में नए XE वेरिएंट को हाइब्रिड वेरिएंट के तौर पर सूचित किया गया है। यह ओमिक्रॉन BA.1 BA.2 के संयोजन से तैयार हुआ वेरिएंट है। इसे रिकॉम्बिनेट वेरिएंट को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी वेरिएंट के संयोजन के मामले सामने आते रहे और डेल्टा ओमिक्रॉन के संयोजन से तैयार डेल्टा क्रॉन को भी अध्ययनों से अधिक संक्रामक और घातक पाया गया है।
श्रीलंका में जारी भीषण आर्थिक संकट के बीच सत्ता संघर्ष भी जारी है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने विपक्ष की मांग पर पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह संसद में 113 सदस्यों का बहुमत साबित करने वाले किसी भी दल को सत्ता सौंपने को तैयार है। और इस बीच नवनियुक्त वित्त मंत्री अली साबरी ने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की थी, जिसे राजपक्षे ने ठुकरा दिया। देश के राजनीतिक दलों में तनातनी बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति राजपक्षे की उस अपील को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष से एकता मंत्रिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया था। श्रीलंका में घनघोर आर्थिक संकट के बीच लोगों में अब सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। महंगाई से त्रस्त लोग कह रहे हैं कि एक परिवार को देश को बर्बाद करने से रोको, हमारे देश को बेचना बंद करो। श्रीलंका के ज्यादातर अहम पदों पर राजपक्षे परिवार का कब्जा है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने सोमवार को राजनीतिक बैठकें की थी। वहीं देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी और बिजली कटौती के खिलाफ जनता का विरोध जारी रहा। जनता के विरोध के बाद संसद के आज पहली बार बैठक होने वाली है और स्पीकर महिंद्रा यापा अभयवर्धने 225 संसदीय सदन में बहुमत साबित करने के लिए मतदान कराएंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सदन में किस दल के पास 113 का बहुमत है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में चंडीगढ़ पर पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विरोध किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ SYL व BBMB के मुद्दे पर संसद में सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। साथ ही यह सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाए। सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई ना कदम उठाए जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़े। जब तक पंजाब पुनर्गठन से उपजे मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भावना बनी रहनी चाहिए। केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में SYL के निर्माण के लिए उचित उपाय करें। सीएम मनोहर लाल SYL नहर निर्माण व हिस्से का पानी दिलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी बताया जाएगा कि दोनों राज्यों के सीएम के साथ बैठक चर्चा करने से भी यह मुद्दा हल नहीं होने वाला, इसलिए फैसले को लागू करने के आदेश जारी करें। इसके बाद सदन में पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी संकल्प सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीएम द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और रहेगी। शाह कमीशन के अनुसार खड़क मोहाली को भी चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का हिस्सा बनाए जाने की बात कही गई। शाह कमीशन की रिपोर्ट पर केंद्र विचार करके कदम उठाए। चंडीगढ़ में हमारी 40% की हिस्सेदारी को भी कम किया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन की नियुक्तियों में हरियाणा के अधिकारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। पाकिस्तान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि वह संबंधित मामले में तार्किक निर्णय देगा। वहीं इधर पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने 3 महीने के अंदर देश में चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। आयोग का कहना है कि इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में अमेरिका शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सेना की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा है कि संसद में संविधान का उल्लंघन किया गया है। इमरान खान लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने देश के साथ गद्दारी की है तो इमरान खान सबूत पेश करें। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच चुनाव आयोग ने इमरान खान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि देश में 90 दिन में चुनाव कराना संभव नहीं है। पाकिस्तान अखबारी डॉन के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया कि दोबारा चुनाव कराने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। यूपी में ही हाल ही में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला संसद तक पहुंच गया है। विपक्षी सांसदों ने इसे देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। दावा है कि पिछले 5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में कम से कम 18 मामलों में पेपर्स लीक कराए हो चुके हैं। और बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि देश में प्रश्न पत्र माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इन पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि जो लोग इस तरह के मामले सामने ला रहे हैं वे लोग ही पुलिस और प्रशासन के निशाने पर हैं। यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी तो इससे भविष्य में भी
कोई इस तरह के मामलों का खुलासा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दानिश अली ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात बताई है और जिसे पत्रकार ने प्रश्न पत्रों को लीक करने का मामला सरकार के सामने लाया, उसे इस मामले में आरोपी बनाकर उस पर कार्रवाई कर दी गई। उन पत्रकारों को ही जेल भेज दिया गया, जबकि जो असली नकल माफिया है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड, कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा, घर में कैद हुए लोग। गोरखपुर जनता दरबार में दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद, बोले हर किसी को मिलेगी मदद और न्याय। सोनिया गांधी का आह्वान, लोकतंत्र व समाज के लिए कांग्रेस का पुनरुद्धार जरूरी, पार्टी में एकता के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संजय राउत की संपत्ति कुर्क, 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने की कार्रवाई। और इमरान खान को याद आ रहा है भारत, 30 मिनट में 7 बार भारत का नाम लिया, पाकिस्तान की 3 टुकड़े होने का जिक्र भी कर डाला। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पा रहा है। बीते 24 घंटे में मात्र 795 नए संक्रमित मिले हैं और 58 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। इसी दौरान 1208 मरीज ठीक भी हुए हैं। सक्रिय केस कुल संक्रमितों की तुलना में अब मात्र 0.3% ही रह गए हैं। चीन और यूरोप भले ही कोरोना की नई लहर का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत व्यापक टीकाकरण के चलते कोरोना महामारी का बेहतर ढंग से मुकाबला करने के लिए सक्षम हुआ है। यदि किसी नए वेरिएंट व घातक वेरिएंट ने दस्तक नहीं दी तो देश जल्द महामारी से पूरी तरह से उबरने की स्थिति में आ सकता है। देश में फिलहाल 12 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, वयस्कों को दूसरे डोज व गंभीर बीमारियों को बूस्टर डोज का अभियान तेजी से जारी है। अब तक कुल 1.84 अरब से ज्यादा टीके लगाए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब सक्रिय केस 12,054 है। इसी तरह 58 और मौतों के साथ कुल मृतक संख्या 5,21,416 हो गई है। दैनिक जांच में पॉजिटिव केस की दर 0.17% है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.22% है। उधर तेलंगाना की राज्यपाल व पुडुचेरी की उपराज्यपाल तिमिलिसाई सौदराजन ने जनता से अपील की है कि टीकाकरण अवश्य कराएं। कांग्रेस के दिवंगत नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंतजार करते करते थक गया हूं, आलाकमान से कोई भी प्रोत्साहन नहीं आया, अपने विकल्प खुले रख रहा हूं। अटकलें यह भी लगाई जा रही कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में ही फैजल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद अहमद पटेल का नवंबर 2020 में निधन हो गया था। पटेल सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। वे सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी थे। अहमद पटेल ने अपने बेटे फैजल और बेटी मुमताज को राजनीति से दूर रखा था, लेकिन अब उनके बेटे ने इच्छा जता रहे हैं कि वहीं कुछ दिन पहले फैजल ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि राजनीति में उन्हें आसानी से प्रवेश मिल पाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पर्दे के पीछे से कांग्रेस के लिए काम करता रहा हूँ। फैजल ने फिलहाल भरूच और नर्मदा जिलों की 7 विधानसभा सीटों के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मेरी टीम राजनीतिक स्थिति की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करेगी और हमारे मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर बड़े बदलाव भी करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर सीबीआई ने विशेष कोर्ट में बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि देशमुख 400 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जानबूझकर पूछताछ से बच रहे हैं, इसलिए वह स्वास्थ्य का बहाना बना रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने उक्त दावा किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी व सचिन माझे व देशमुख के निकट सहयोगी कुंदन शिंदे व संजीव पलाडे को हिरासत में लिया है। इन्हें देशमुख के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार व अवैध वसूली के मामले में
जांच की जा सकती है और ये तीनों आरोपी देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में थे। इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था और अपनी हिरासत में रखने की इजाजत ली थी। सीबीआई को देशमुख को भी हिरासत में लेने के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, लेकिन चूंकि वह अस्पताल में भर्ती थे इसलिए उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका। जांच एजेंसी ने इन तीनों को 10 दिन के लिए हिरासत में सौंपने की मांग करते हुए पूछताछ के लिए इन्हें दिल्ली ले जाने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें 11 अप्रैल तक हिरासत में सौंपा और जांच एजेंसी को मुंबई में ही पूछताछ करने का निर्देश दिया। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस ने आरोपी मुर्तजा से ताबड़तोड़ सवाल पूछे। यूपी एटीएस ने आरोपी से कई सवाल किए, जिस पर मुर्तजा कई बार खामोश रहा तो कभी चुप्पी तोड़ी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के साउथ गेट पर रविवार शाम एक युवक ने धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 कांस्टेबल को धारदार हथियार से घायल कर दिया। सुरक्षा कर्मियों के पकड़ने की कोशिश में वह शख्स भी घायल हो गया। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के महंत हैं। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने बताया कि हमले में आरक्षी गोपाल कुमार गौड़ और अनिल पासवान घायल हो गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के रिश्तों में खटास अक्सर चर्चा में रही है। दोनों स्टार खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट की टीम के साथ काम किया था, लेकिन कई विवादों के बीच यह जोड़ी जल्दी ही टूट गई। अब उनसे जुड़े एक विवाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों के बीच के टकराव और विवाद पर पूर्व आईएएस अधिकारी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रशासकों की समिति के प्रमुख रहे विनोद राय की किताब में कई बातें सामने आई हैं। आईपीएल में फिक्सिंग विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट काफी मुश्किल से गुजर रहा था। ऐसे वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय को भारतीय क्रिकेट को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रशासकों की समिति का गठन किया था, जिसकी कमान विनोद राय को दी गई थी। इस दौरान भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा विवाद भी चल रहा था। उस वक्त के कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच रिश्तों में मतभेद की खबरें भी बहुत सामने आई थी। अपनी किताब नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। भारतीय क्रिकेट के इस विवाद पर खुलकर उन्होंने लिखा भी है। साल 2017 में रॉय को क्रिकेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। इसी कमेटी ने 3 साल तक भारतीय क्रिकेट को चलाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा, घर में कैद हुए लोग। गोरखपुर जनता दरबार में दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद, बोले हर किसी को मिलेगी मदद और न्याय। सोनिया गांधी का आह्वान, लोकतंत्र व समाज के लिए कांग्रेस का पुनरुद्धार जरूरी, पार्टी में एकता के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संजय राउत की संपत्ति कुर्क, 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने की कार्रवाई। और इमरान खान को याद आ रहा है भारत, 30 मिनट में 7 बार भारत का नाम लिया, पाकिस्तान की 3 टुकड़े होने का जिक्र भी कर डाला।